नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनीता देवी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका हाई स्कूल चावपुरा गंगो से पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज हम कक्षा 11 अध्याय 6 और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे नागरिकता के। इससे पहले हम 2 व्याख्यान कर चुके हैं। आज हम नागरिकता के तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं आप आज क्या समझने में समर्थ होंगे। आप नागरिकता, समानता और अधिकार के तुलनात्मक अध्ययन को समझने में समर्थ होंगे। हमारे अध्ययन का दूसरा बिंदु रहेगा नागरिक और राष्ट्र। आइए आज का अध्ययन आरंभ करते हैं। हमारा मुख्य बिंदु है नागरिकता, समानता और अधिकार। मैंने अपने पहले व्याख्यान में बताया था आपको कि जब किसी व्यक्ति को नागरिकता की प्राप्ति हो जाती है तो उसी के साथ उसको सम्मान के साथ साथ समान नागरिक का दर्जा और कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है, इसका समानता और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध का सर्वमान्य सूत्रीकरण अंग्रेज समाजशास्त्री T.H. मार्शल, जिनका समय है 1893 से 1981 ने किया है। अपनी पुस्तक यानी T.H. मार्शल ने अपनी पुस्तक जिसका शीर्षक है नागरिकता और सामाजिक वर्ग, जो 1950 में प्रकाशित हुई, मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। मतलब मार्शल ये मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है, न केवल उसे सम्मान की प्राप्ति होती है, बल्कि इस सम्मान के साथ साथ उसे कुछ नैसर्गिक अधिकार और समानता का स्तर भी प्राप्त होता है। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करने वाले सभी लोग प्रतिष्ठा के अंतर्भूत अधिकारों और कर्तव्यों के मामले में बराबर होते हैं। नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी धारणा में मूल संकल्पना समानता की है। इसमें 2 बातें अंतर्निहित हैं। पहली कि प्रदत्त अधिकार और कर्तव्यों की गुणवत्ता बढ़े, दूसरी उन लोगों की संख्या बढ़े जिन्हें वे दिए गए हैं। यानी जब नागरिकता का स्तर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो उसके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होना चाहिए। मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं। एक है नागरिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा है सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार से उनका तात्पर्य व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और जायदाद की हिफाजत करते हैं। दूसरा है राजनीतिक अधिकार। इसके अंतर्गत व्यक्ति को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा है सामाजिक अधिकार। व्यक्ति के लिए शिक्षा और रोजगार को सुलभ बनाते हैं। कौन? सामाजिक अधिकार। कुल मिलाकर ये अधिकार नागरिक के लिए इज्जत के साथ जीवन बसर करना संभव बनाते हैं। बसर का अर्थ होता है यापन। तो जो नागरिकता का स्तर प्राप्त होता है, उसके बाद जो हमें सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होते हैं, उससे हमारे जीवन स्तर में भी सुधार होता है। मार्शल ने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है। नागरिकता वर्ग पदानुक्रम के विभाजक परिणामों का प्रतिकार कर समानता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार यह बेहद सुसंबद्ध और समृद्ध समाज रचना को सुसाध्य बनाता है। सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने पर विचार करना और सुनिश्चित करना किसी सरकार के लिए आसान मामला नहीं है। विभिन्न समूह के लोगों की जरूरत और समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं और एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों के प्रतिकूल हो सकते हैं। समाज में क्योंकि विभिन्नताएं पाई जाती हैं और विशेष रूप से बाहर से आने वाले लोग एक अलग सभ्यता, एक अलग संस्कृति के होते हैं, ऐसे में उन्हें समान स्तर पर अधिकार देना और समान स्वतंत्रताएं देना सरकारों के लिए एक मुश्किल प्रश्न होता है।
नागरिकों के लिए समान अधिकार का मतलब यह नहीं होता कि सभी लोगों पर समान नीतियां लागू कर दी जाएं। हम यहाँ बात कर रहे हैं समानता के अधिकार की, लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो हमें भारत की विविधता और विविधता के अंतर्गत विशेष रूप से भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना होता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि जब भवन निर्माण होता है तो उसका एक निश्चित नियम होता है। कितना हिस्सा जगह में आप खाली छोड़ेंगे, कितने हिस्से पर आप भवन निर्माण कर पाएंगे। लेकिन ये नियम मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में समान रूप से लागू नहीं हो सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ के कुछ हिस्से को काटकर लोग मकान बनाने का प्रयास करते हैं। यदि मैदानी क्षेत्रों की तरह कुछ हिस्सा खुला छोड़ देने का नियम लागू कर दिया जाए तो वहां पर मकान बनाना और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए पहाड़ के निवासी और मैदानी क्षेत्र के निवासी समान नागरिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए भी वहां हमें स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ स्वतंत्रताएं अधिक प्रदान करनी होती हैं। विभिन्न समूहों के लोगों की जरूरतें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अगर प्रयोजन सिर्फ ऐसी नीति बनाना नहीं है जो सभी लोगों पर एक तरह से लागू हो, बल्कि लोगों को अधिक बराबरी पर लाना है, तो नीतियां तैयार करते वक्त लोगों की विभिन्न जरूरतों और दावों को ध्यान रखना होगा। शब्द आया है प्रयोजन। प्रयोजन कहते हैं उद्देश्य। अगर हमारा उद्देश्य केवल समान नीति बनाना है तो ये आसान हो सकता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम वास्तव में उस नीति का निर्माण, उस कानून का निर्माण किसके लिए कर रहे हैं। नीति बनाते समय हमें व्यवहारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना होता है। ये सरकार की एक व्यवहारिक जिम्मेदारी है। हालांकि कुछ ऐसी समस्याएं उठ सकती हैं जिनका समाधान पाना आसान न हो, फिर भी समान नागरिकता की अवधारणा का अर्थ यही है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करना सरकारी नीतियों का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। बच्चों, हमारा अध्ययन का अगला बिंदु है नागरिक और राष्ट्र। राष्ट्र राज्य की अवधारणा आधुनिक काल में विकसित हुई है। राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने किया था। राष्ट्र राज्यों का दावा भी फ्रांस से ही शुरू हुआ। तो देखिए, उसे राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य क्षेत्र को नहीं, बल्कि एक अनोखी संस्कृति और साझा इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। किसी देश का मतलब केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। किसी देश का मतलब होता है वहाँ के नागरिकों का व्यवहार, वहाँ की उनकी विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट पहचान, विशिष्ट उद्देश्य और उनसे भी बढ़कर सामूहिक जीवन में उनका योगदान। राष्ट्रीय पहचान को एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों से व्यक्त किया जा सकता है। जब हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष किसी शिखर सम्मेलन के लिए जाते हैं तो वहाँ जितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं, उन्हीं के राष्ट्रध्वज भी वहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इस प्रकार न केवल हमारे देश के नेता या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि हमारे प्रतीक भी हमारे साथ चलते हैं। उसी बात को यहाँ परिभाषित किया गया है। अधिकतर आधुनिक राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषा और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को सम्मिलित करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य की राष्ट्रीय पहचान में नागरिकों को ऐसी राजनीतिक पहचान देने की कल्पना होती है जिसमें राज्य के सभी सदस्य भागीदार हो सकें। लोकतांत्रिक देश आमतौर पर अपनी पहचान इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि वह यथासंभव समावेशी हों,
यानी जो सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में खुद को पहचानने की अनुमति देता हो। हमारी पहचान एक नागरिक के रूप में कैसे होती है कि हम भारतीय हैं। इस रूप में जब हम ये कहते हैं हम भारतीय हैं, तो भारत की अपनी पहचान हमारी पहचान के साथ जुड़ जाती है। लेकिन व्यवहार में अधिकतर देश अपनी पहचान को इस तरह परिभाषित करने की ओर अग्रसर हैं, जो कुछ नागरिकों के लिए राष्ट्र के साथ अपनी पहचान कायम करना अन्यों की तुलना में आसान बनाता है। यह राजसत्ता के लिए भी अन्यों की तुलना में कुछ लोगों को नागरिकता देना आसान कर देता है। यानी हम जब नागरिकता प्रदान करते हैं तो हम उसके साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं भी बताते हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना होगा। इस तरह से हम अपने नागरिकों और नई नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप फ्रांस ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष और समावेशी होने का दावा करता है। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य इलाकों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। यानी हम जब बात कर रहे हैं फ्रांस की, तो हम एक यूरोपीय देश की बात कर रहे हैं, और जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो हम एक अलग कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, अफ्रीकी देश की बात कर रहे हैं। यूरोप ये कहता है कि उनके यहाँ नागरिकता का प्रदान करने का जो आधार है वो इतना सरल है कि वो अपने नागरिकों को ही नहीं बल्कि अफ्रीकी देशों यानी यूरोपीय के साथ साथ अफ्रीकी देशों को भी नागरिकता प्रदान करते हैं और उन्हें अपने नागरिकों में शामिल होने का दावा फ्रांस करता है। संस्कृति और भाषा इसकी राष्ट्रीय पहचान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने जीवन के सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा संस्कृति से आत्मसात हो जाएं। मैंने कुछ क्षण पहले ही आपको बताया था कि किसी देश की पहचान कैसे होती है, उसकी सभ्यता से और उसकी संस्कृति से। फ्रांस ये तो दावा करता है कि वह अपने यहाँ लोगों को आसानी से नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है कि नागरिकता के साथ साथ कुछ व्यवस्थाएं भी निर्धारित की जाती हैं जब नागरिकता प्रदान की जाती है। तो फ्रांस के लिए अगर आपको नागरिकता लेनी है तो फिर उसके लिए ये एक व्यवस्था है कि वहाँ की भाषा और संस्कृति का आप सम्मान करें और उसे अपनाने का प्रयास करें। हाँ, वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। कौन? जो नए नागरिकता प्राप्त व्यक्ति होते हैं। फ्रांस में जो व्यक्ति बाहर से आकर नागरिकता प्राप्त करते हैं, सार्वजनिक जीवन में वे फ्रांसीसी भाषा और उसकी संस्कृति का सम्मान करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर जहां बात है वहां वो अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रख सकते हैं। यह एक समुचित नीति लग सकती है, लेकिन यह परिभाषित करना हमेशा आसान नहीं होता कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी, और इसने कुछ विवादों को जन्म दिया है। अब बात यह हो गई कि कानून ने तो हमें छूट दे दी कि आप सार्वजनिक जीवन में ऐसा व्यवहार करें और व्यक्तिगत जीवन में जैसी आपकी मान्यताएं, जैसी आपकी प्रथाएं और परंपराएं हैं वैसा व्यवहार करें। लेकिन जब हम इस बात की छूट पर बात करते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में कैसा व्यवहार करें और सार्वजनिक जीवन में कैसा व्यवहार करें, तब हमें ये ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जब वो समाज में रहता है तो उसके रीति रिवाज, उसकी परंपराएं, उसके विभिन्न कार्यक्रम समाज पर भी प्रभाव डालते हैं। ऐसे में हमारे कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो सकते हैं जो हों तो व्यक्तिगत स्तर के, लेकिन वह हमारे आस पड़ोस में रहने वाले जीवन को भी प्रभावित कर रहे हों। यहाँ पर उसी की चर्चा हो रही है। धार्मिक विश्वास नागरिकों
के निजी क्षेत्र का मामला माना जाता है, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक और रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। फ्रांस के सिख छात्रों को स्कूलों में पगड़ी पहनने और मुस्लिम लड़कियों को स्कूली वर्दी के साथ सिर पर दुपट्टा डालने की मांग के बारे में आपने सुना होगा। मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे में आप अगर ये कहने का प्रयास करते हैं कि उसका व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं करता है, तो ये अपने आप में एक अनुचित टिप्पणी होगी। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जो सिख बच्चे हैं, सिखों की धार्मिक मान्यता है कि वो पगड़ी पहनते हैं। ऐसे ही मुस्लिमों की ये मान्यता है कि वहाँ पर महिलाएं, बच्चियाँ भी सिर ढककर रहती हैं। लेकिन फ्रांस में जब वो बच्चे या उनके माता पिता नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, तो इस बात पर आपत्ति की जाती है कि ये हमारा ड्रेस कोड नहीं है। जब आप स्कूल में आ रहे हैं तो आप सामान्य बच्चों या दूसरे फ्रांसीसी बच्चों की तरह ही आएंगे। अब ये बात हो जाती है कि व्यक्तिगत मान्यता सार्वजनिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है, ये उसका उदाहरण है। इसे कुछ स्कूलों ने तो इस आधार पर अमान्य कर दिया है कि यह सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है। यदि कोई बच्चा अपनी विशिष्ट पहचान के साथ आता है, तो क्योंकि विद्यालयों में एक निश्चित पोशाक होती है, उसी वेशभूषा में सभी बच्चों को आना अनिवार्य होता है। लेकिन धार्मिक मान्यता उससे अलग अगर हो जाती है तो ये उसी संदर्भ में दिया गया एक उदाहरण है। नागरिकता के नए आवेदकों को अनुमति देने की कसौटी हर देश में भिन्न होती है। नागरिकता प्रदान करने में इजराइल और जर्मनी जैसे देशों में धर्म या जातीय मूल जैसे तत्वों को वरीयता दी जाती है। दो देशों का उदाहरण फिर से दिया गया है, एक है इजराइल, दूसरा है जर्मनी। जर्मनी में और इजराइल में नागरिकता की मान्यता देते समय इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और उनकी जातिगत स्थिति क्या है। तो जहां फ्रांस सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन को अलग अलग देखता है, वहां फ्रांस और इजराइल उन्हें नागरिकता की मान्यताओं के साथ जोड़ते हैं। भारत स्वयं को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है। स्वतंत्रता आंदोलन का आधार व्यापक था और विभिन्न धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को आपस में जोड़ने के कृत संकल्प प्रयास किए गए। यह सही है कि जब मुस्लिम लीग से विवाद नहीं सुलझाया जा सका, तब 1947 में भारत का विभाजन हुआ। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि किसी देश की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति, धार्मिक मान्यताओं के साथ होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और वहाँ पर सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने, उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार प्राप्त है। अब बात ये हुई कि ये विविधतापूर्ण देश रहा है और राष्ट्रीय आंदोलन के समय हमें सभी धर्मों को, सभी जातियों को और सभी सांस्कृतिक मान्यताओं के लोगों को एक साथ संगठित होकर आंदोलन में प्रतिभाग करने की आवश्यकता थी। तो उस समय के राष्ट्रीय नेता चाहते थे कि किसी भी आधार पर वैचारिक मतभेद न हों, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। यहाँ पर एक शब्द आया है, मुस्लिम लीग। मैं जरा सा आपको बताना चाहूँगी इस व्याख्यान से हटकर कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। अभी भी मुस्लिम लीग भारत में एक राजनीतिक दल है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और उसने राष्ट्रीय आंदोलन में भी समान रूप से हिस्सेदारी की। लेकिन
कुछ विवादों के कारण 1940 तक आते आते मुस्लिम लीग के नेताओं को ऐसा लगने लगा कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर भारत के स्वतंत्र होने पर शायद अपने अधिकारों को ठीक से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की विधिवत रूप से, और 1940 से लगभग 1946 तक ये प्रयास किया जाता रहा लगातार कि मुस्लिम लीग अपनी अलग राष्ट्र की मांग को छोड़ दे। बहुत प्रयास के बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पाया और अंततः 1946 के आसपास हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि विभाजन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसका विभाजन दो हिस्सों में कर दिया गया, एक भारत और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में आज हम देखते हैं। लेकिन इसने उस राष्ट्र राज्य के धर्मनिरपेक्ष और समावेशी चरित्र को कायम रखने के भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के निश्चय को और मजबूत ही किया, जिसके निर्माण के लिए वे प्रतिबद्ध थे। यह निश्चय संविधान में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान में बहुत ही विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की। इन विविधताओं में से कुछ उल्लेखनीय हैं। इसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे भिन्न भिन्न समुदायों, पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाएं, आधुनिक सभ्यता के साथ मामूली संपर्क रखने वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती समुदायों और कई अन्य समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। शब्द शुरू हुआ है इसने, किसने? भारतीय संविधान ने। भारतीय संविधान ने विभिन्न जनजातियों, अनुसूचित जातियों, महिलाओं, सुदूर क्षेत्र के लोगों को भी समानता का स्तर प्रदान करने का प्रयास किया है। यहाँ पर कुछ व्यवस्थाओं की अगर बात करें, जैसे समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। समानता के अधिकार में ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ अनुसूचित जातियां और जनजातियां लंबे समय से समाज में उत्पीड़न का शिकार रही हैं और वो हाशिए पर चली गई हैं, तो वो फिर से मूल धारा में शामिल हो सकें, संविधान में प्रावधान किया गया है आरक्षण का। हालांकि ये व्यवस्था संविधान में आरंभ में 10 वर्षों के लिए ही की गई थी। उद्देश्य है सभी को साथ लेकर चलना। ऐसे ही यहाँ पर एक विवरण है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान और साथ ही कुछ विशिष्ट समस्याएं भी हैं। उसके लिए भी संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रिवाजों की पहचान बनाए रखने का प्रयास किया है। यानी संवैधानिक व्यवस्था जो की गई है उसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं की जो विविधता है उसको संरक्षण देकर भारत की विविधता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। जैसे संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। इसमें देश की विभिन्न महत्वपूर्ण भाषाओं को संविधान में ही लिपिबद्ध कर दिया गया है। इसे लोगों को उनकी निजी आस्था, भाषा, सांस्कृतिक रिवाजों को छोड़ने के लिए बाध्य किए बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराना था। क्या जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है उसका उद्देश्य था कि लोग अपनी पहचान, जो उनकी विशेषता है, उसे बनाए रखें। संविधान के जरिए आरंभ किया गया यह अद्वितीय प्रयोग था। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति और धर्म के लोगों को सम्मिलित करने का राजसत्ता के प्रयास को प्रतिबिंबित करता है। मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि भारत की विविधता की एक झलक
हमारी गणतंत्र दिवस की परेड में मिलती है। उसी का यहाँ पर भी जिक्र किया गया है कि ऐसी व्यवस्था संविधान में ही कर दी गई है कि देश की समानता और स्वतंत्रता के साथ साथ विविधतापूर्ण जीवन भी बना रहे। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के दूसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। संविधान ने नागरिकता की लोकतांत्रिक और समावेशी धारणा को अपनाया है। भारत में जन्म, वंश परंपरा, पंजीकरण, देशीकरण या किसी भू क्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है। संविधान में नागरिकों के अधिकार और दायित्व दर्ज हैं। भारत में नागरिकता प्राप्ति के विभिन्न तरीके हैं, उनमें से उल्लेख है उनका, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। ऐसे ही वंश परंपरा यानी आपके माता पिता दोनों, आपके दादा दादी में से कोई एक, आपके नाना नानी में से भी कोई एक यदि भारत के नागरिक रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पंजीकरण से आप कहीं बाहर से आए हैं तो आप आवेदन पत्र देकर पंजीकरण करा के यानी रजिस्ट्रेशन करा के नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में आप भारत के भूभाग में रहते हैं और निश्चित निवास के पश्चात आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही यदि कोई राज्य क्षेत्र यानी कोई भूभाग भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ के जो निवासी होंगे उन्हें भी भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ऐसे ही नागरिकता के साथ साथ अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। यह प्रावधान भी है कि राज्य को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। हमने सीखा नागरिकता, समानता और अधिकार के तुलनात्मक अध्ययन को। दूसरा बिंदु, हमने नागरिकता के साथ साथ नागरिक और राष्ट्र के बीच में क्या अंतर है, यानी जब हम किसी राष्ट्र के नागरिक हैं उसमें हमारी क्या स्थिति है, इस पर हमने अध्ययन किया। आज हमने जो अध्ययन किया उससे संबंधित कुछ गृह कार्य आपके लिए है। प्रश्न नंबर 1 है, नागरिकता, समानता और अधिकार में अंतर कीजिए। आपको अपने घर, विद्यालय या आसपास कार्यरत 3 कामगार परिवारों का सर्वेक्षण करना है। आपको आपके आसपास जो परिवार रहते हैं, अगर वो कहीं बाहर जाकर काम करते हैं तो उनके संबंध में जानकारी इकट्ठा करनी है। 4 बिंदु पर आप जानकारी करेंगे। 1, वे क्या काम करते हैं। दूसरा, वे काम करने के लिए कहाँ जाते हैं। और तीसरा, उन्हें वहाँ किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप उनसे पूछेंगे क्या उनके बच्चे वहाँ स्कूल जाते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।